क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद में अपन पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के क्या क्या आप डायग्नोसिस कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन आपका देखो, पहला क्या करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा क्या होगा, फैमिली हिस्ट्री या हिस्ट्री कलेक्शन। फैमिली हिस्ट्री या हिस्ट्री कलेक्शन। फैमिली हिस्ट्री या हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद में आप इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जाते हो, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो डायबिटिक मेलाइटिस में। तो मुख्य जो डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट होता है उसके अंदर ओजीटीटी कराते हैं। क्या कराते हैं, ओजीटीटी। ओजीटीटी की फुल फॉर्म होती है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्या होती है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, ग्लाइकोसाइलेट, HB या HbA1c, ये आप इसके अंदर करा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और क्या करा सकते हो, और आप बेनेडिक्ट टेस्ट करा सकते हो। बेनेडिक्ट टेस्ट करा सकते हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, RBS, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। RBS आप देख सकते हो। अब देखो वन बाय वन अपन देखते हैं कि जो आप इन्वेस्टिगेशन कराने जा रहे हो, कि फर्स्ट बार क्या करा रहे हो, फिजिकल एग्जामिनेशन करा रहे हो। उसके बाद में हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। हिस्ट्री जो भी उसकी हिस्ट्री है, ठीक है, किसी भी प्रकार की हिस्ट्री वो आप कलेक्ट करोगे। फिर मेन जो मुख्य आता है वो इन्वेस्टिगेशन आता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर आप जो मुख्यतः मेन डायबिटिक मेलाइटिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ठीक है। मेन, ठीक है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन ये आपका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। और जो HbA1c होता है, ये क्या करते हैं, जो आपकी डायबिटीज की तीव्रता है, ठीक है, इसकी क्या तीव्रता, उसको जानने के लिए HbA1c करते हैं। लेकिन मुख्यतः जो इसका कंजर्वेटिव टेस्ट है वो क्या है, OGTT है, ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसके बाद में आप बेनेडिक्ट टेस्ट भी कर सकते हो, रैंडम ब्लड शुगर लेवल भी देख सकते हो। अब देखो अपन वन बाय वन पढ़े, तो ये तो हो गया भाई आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो, लेकिन ओजीटीटी क्या होता है और HbA1c क्या होता है, इसके बारे में अपन जानना चाहते हैं। इसके बारे में अपन एक बार देखते हैं। और अब देखो OGTT क्या होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है। इसमें क्या करते हैं अपन, जो डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो 3 दिन पहले अपन जैसे टेस्ट करने जा रहे हैं, उसके 3 दिन पहले कंटिन्यू अपन क्या करते हैं, पेशेंट को बिफोर 3 days कंटिन्यूअस 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डाइट या शुगर पर डे orally intake। पहले क्या करते हैं आप, बिफोर 3 डे कंटिन्यूअस 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डाइट या शुगर आप पेशेंट को पर डे 100 ग्राम के आधार पे आप क्या करोगे, ओरली इंटेक कराओगे शुगर, ठीक है। उसके बाद में 3 दिन के बाद में आप क्या करोगे कि पेशेंट को, जैसे कि अपन टेस्ट करने जा रहे हैं, उसके 10 से 12 घंटे पहले आप पेशेंट को क्या रखोगे, एनपीएम रखोगे। क्या रखोगे, पेशेंट को कुछ खिलाओगे और खिलाओगे नहीं। बिफोर
एनबीएम, ठीक है। आप क्या रखोगे, एनबीएम रखोगे, बिफोर 10 to 12 hour of एनबीएम, जिसको पेशेंट को आप एनबीएम, पेशेंट को एनबीएम रखो, कुछ आप दूर से उसको नहीं खिलाओगे। अब उसके बाद में क्या करोगे, आप उसका क्या करोगे, ब्लड सैंपल लोगे और ब्लड सैंपल के अंदर आप क्या करोगे, शुगर का लेवल देखोगे, ठीक है। टू टेक सैंपल, सैंपल लेने के बाद में यदि आपको जो फास्टिंग है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एफपीएस, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, इसको अपन क्या बोलेंगे, एफपीएस। यदि आपका एफपीएस नॉर्मल रेंज कितनी होती है, एफपीएस की 70 से 110 mg पर डेसीलीटर होती है, कितनी होती है, 70 से 110 mg पर डेसीलीटर रहती है। यदि इस पेशेंट के अंदर आपको मोर देन 125 या 126 के mg पर डेसीलीटर से बड़ी हुई पाई जाए एफपीएस, तो इसका मतलब ये क्या है, कंफर्म है ये पेशेंट डायबिटिक है, ये पेशेंट डायबिटिक है। उसके ये तो हो गया, ठीक। उसके बाद में आप क्या करोगे, पेशेंट को और वापस खाने के लिए कहोगे, इसमें फिर क्या करोगे, 100 ग्राम शुगर प्रोवाइड कराओगे ओरली, ठीक है, 100 ग्राम शुगर ओरली पेशेंट को दोगे। और फिर क्या करोगे, उस खिलाने के बाद में कॉरस्पॉन्डर जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो आप पीओपी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डर ब्लड शुगर लेवल पीओपी बोलते हैं उसको, वो आप पेशेंट का चेक करोगे। तो उसमें क्या होगा, यदि आपका जो नॉर्मल वैल्यू होती है खाने के बाद में शुगर की, वो लेस देन 140 के आसपास रहनी चाहिए, ठीक है, 140 mg पर डेसीलीटर के पास रहनी चाहिए। यदि पेशेंट के अंदर आपकी जो ब्लड शुगर लेवल खाने के बाद 100 मोर देन 180 mg पर डेसीलीटर पाई जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो पेशेंट डायबिटिक मेलाइटिस से ग्रसित है, ठीक है। एक बार वापस में पुनः आपको दिखाना चाहूं तो ओजीटीटी का क्या होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। पहले आप क्या करते हो, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, तो यदि अपन टेस्ट करने जा रहे हैं उसके 3 दिन पहले कंटिन्यू पर डे 100 ग्राम शुगर पर डे के हिसाब से 100 ग्राम शुगर के हिसाब से अपन 3 दिन तक उसको पेशेंट को इनटेक कराते हैं ओरली शुगर, ठीक। उसके बाद में अब जैसे कि आपको टेस्ट करना है, उसके 10 से 12 घंटे पहले पेशेंट को क्या करते हैं, एनबीएम, जैसे कि मान लो रात को, पूरी रात को मतलब एनबीएम कहते हैं, उसको कुछ खाना नहीं है, और अर्ली इन द मॉर्निंग आप उसका क्या कर देते हो, सैंपल लेके टेस्ट कर लेते हो। तो सैंपल लेके टेस्ट करते हो तो नॉर्मल जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होता है 70 से 110 mg पर डेसीलीटर रहता है। लेकिन यदि पेशेंट में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 125 से ज्यादा यदि मिल रहा है फास्टिंग ब्लड शुगर, तो इसका मतलब वो क्या है, डायबिटिक मेलाइटिस है। फिर क्या करोगे, पेशेंट को खाने के लिए बोलोगे आप कि 100 ग्राम शुगर ऑलरेडी आप इंटेक कराओगे, और फिर वापस उसका टेस्ट करोगे तो उसकी नॉर्मल जो कॉरस्पॉन्डेंट खाने के बाद शुगर का लेवल रहता है लेस देन 140 से कम रहना चाहिए। लेकिन यदि 180 से ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, डायबिटिक मेलाइटिस से ग्रसित है। ये आपकी जीटीटी होगी या ओजीटीटी होगी, है ना। तो ये जो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, मोस्ट कॉमन कंफर्मेटिव जो डायग्नोस्टिक या इन्वेस्टिगेशन होता है जो डायबिटिक मेलाइटिस का, ये आपका ओजीटीटी रहता है। उसके बाद में आपने पढ़ा था कि HbA1c क्या चेक करते हो आप, HbA1c चेक करते हो पेशेंट का, HbA1c आप पेशेंट का चेक करते हो। Hb का क्या होता है, ये तो क्या है, हीमोग्लोबिन का कंपाउंड है, और ये क्या है, एंटीजन है। A1c ये क्या है, एंटीजन, ये हीमोग्लोबिन, और ये प्रोटीन का कंपाउंड है, इसका है प्रोटीन का कंपाउंड जो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच रहता है, ये प्रोटीन का कंपाउंड है A1c, Hb और हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसका HbA1c क्या करता है इसमें, कि जो हीमोग्लोबिन के साथ में शुगर कितनी बाइंड होगी, मतलब सर्कुलेट होगी है ब्लड के अंदर, तो वो अपन देखते हैं इसके अंदर HbA1c के। अब HbA1c कंजर्वेटिव टेस्ट नहीं होता है, HbA1c में ओनली फॉर आप पता लगा सकते हो कि जो आपकी डायबिटिक की तीव्रता कितनी है, तो वो HbA1c के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल HbA1c की जो वैल्यू रहती है 4 से 6% होती है, इसका मतलब क्या है, आपका जो डायबिटिक है वो कंट्रोल है, क्या है, कंट्रोल है। यदि मोर देन 7 या 6.5, मोर देन 6.5 या 7% से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, वो पेशेंट कंफर्म है क्या, डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, क्या है,
डायबिटीज। ये आप HbA1c के अंदर पेशेंट के अंदर देखते हो, ठीक है। उसके बाद में आपने पढ़ा तीसरा जो टेस्ट था वो कौन सा था, वो आपके था बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, ये भी एक लैब इन्वेस्टिगेशन है। इसमें क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप पेशेंट का जो यूरिन है टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट करती हो। टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट करने के बाद में जो ये बेनेडिक्ट टेस्ट है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, वो इसके अंदर ऐड करते हो। इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करते हो, मिलाते हो। मिलाने के उपरांत यदि उस टेस्ट ट्यूब में का कलर ब्रिक रेड कलर का हो जाए, कैसा, ब्रिक रेड कलर का, यदि टेस्ट ट्यूब का कलर ब्रिक रेड कलर का हो जाए सॉल्यूशन का कलर, तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो यूरिन है उसके साथ में क्या है, शुगर है, तो इसका मतलब क्या है, डायबिटिक मेलेटिस है। ब्रिक रेड का अर्थ क्या होता है, जो आपकी लाल ईंट होती है, लाल ईंट जैसा कलर आता है, तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यूरिन के साथ में शुगर है, ठीक है। और उसके बाद में यदि ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, तो इसका मतलब नील है, ठीक है, शुगर बिल्कुल नील है। तो ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है, यदि ग्रीन कलर आ रहा है तो क्या है, ट्रेस अमाउंट में, थोड़ी मात्रा में, ट्रेस अमाउंट मतलब थोड़ी मात्रा में शुगर है। और यदि ऑरेंज कलर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मॉडरेट, ठीक है, माइल्ड या मॉडरेट अमाउंट के अंदर ऑरेंज कलर का आपको कलर जो बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर आपको दिखाई देगा। देखो वापस से बेनेडिक्ट टेस्ट किस प्रकार आप परफॉर्म करते हो, कि जो टेस्ट ट्यूब लेते हो उसके अंदर यूरिन का सैंपल लेने के बाद में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, वो मिलाते हैं। मिलाने के उपरांत यदि आपका जो ये सॉल्यूशन का कलर, ठीक है, ब्रिक रेड कलर का हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट इज पॉजिटिव। इसका मतलब कि यूरिन के साथ में क्या है, शुगर है, तो क्या है, डायबिटिक मेलेटिस है। यदि कलर आपका ब्लू है, तो क्या है, नील, शुगर है। यदि आपका कलर ग्रीन आ रहा है, तो ट्रेस अमाउंट में, कैसी, ट्रेस अमाउंट के अंदर शुगर है। यदि ऑरेंज कलर आ रहा है, तो इसका मतलब है मॉडरेट या माइल्ड या मॉडरेट अमाउंट के अंदर आपकी शुगर इन यूरिन है, ठीक है। ये आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी जो डायबिटिक मेलेटिस से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद में अभी अपने ओजीपीटी देखा, इसी प्रकार आज रैंडम ब्लड शुगर लेवल को आप देखते हो, ठीक है, उसकी अपने नॉर्मल वैल्यू पढ़ ली। तो ये मुख्य इन्वेस्टिगेशन या जो डायग्नोसिस है वो डायबिटीज पेशेंट के अंदर अपन परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस के बाद में मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हो डायबिटीज मेलेटिस का। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, फर्स्ट वन तो मैनेजमेंट इसका क्या होता है, डाइट मैनेजमेंट। पहला क्या होता है, डाइट मैनेजमेंट। दूसरा क्या होता है, एक्सरसाइज। तीसरा क्या होता है, मेडिकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। चौथा क्या होता है, इंसुलिन थेरेपी। तो ये इस प्रकार से आप इस पेशेंट का मैनेजमेंट करते हो, डायबिटिक पेशेंट का। तो फर्स्ट वन हमने पढ़े कि डाइट जो होती है वो किस प्रकार मैनेज करनी है आपके डायबिटिक पेशेंट की। तो फर्स्ट में जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें आपको डाइट किस प्रकार की प्रोवाइड करनी है, लो शुगर डाइट, जैसे लो शुगर, लेकिन शुगर आप प्रोवाइड करा सकते हो। कौन सी शुगर प्रोवाइड करानी है, लो शुगर और पॉलीसैकेराइड शुगर प्रोवाइड टू पेशेंट, ठीक है। पॉलीसैकेराइड शुगर आप पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हो। लो शुगर या पॉलीसैकेराइड प्रोवाइड कर, वो कौन सी एग्जांपल, स्टार्च क्या होती है, स्टार्च आप शुगर के अंदर प्रोवाइड करा सकते हो। और डाइट में क्या आप चेंजेस कर सकते हो, और आपको नॉन सोल्यूबल
होगा वो लो देंगे। यदि आप लेना चाहो तो शुगर कैसे दोगे, पॉलीसैकेराइड शुगर, ठीक है, पॉलीसैकेराइड शुगर। और उसका एग्जांपल क्या है, स्टार्च है, क्या है, स्टार्च है। नॉन इनसॉल्युबल फाइबर डाइट भी प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, अब आपको पता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन जो रिलेटेड टू हार्ट बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उस पेशेंट को एक्सरसाइज वगैरह करेगा, इसके कारण क्या मसल टोन और जो ब्लड प्रेशर है उसका जो पेरिफेरल जो सर्कुलेशन है वो सुचारू रूप से हो पाए, ताकि जो भी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने वाले हार्ट से रिलेटेड वो कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो। और आप एक्सरसाइज के दौरान और क्या ध्यान दोगे कि एक्सरसाइज करने से पहले ब्लड शुगर का लेवल देखोगे, और एक्सरसाइज करने के बाद में ब्लड शुगर का लेवल देखोगे, और एक्सरसाइज करने से पहले पेशेंट भूखे पेट एक्सरसाइज नहीं करे, कुछ खाने के बाद में एक्सरसाइज करे, ठीक है। यदि वो भूखे पेट करेगा, पहले से उसकी शुगर नॉर्मल या कम रहेगी, तो और एक्सरसाइज करेगा तो क्या होगा, उसकी शुगर डाउन होने की मतलब हाइपोग्लाइसेमिक जाने की संभावना हो सकती है। तो इसके कारण आप क्या करोगे, एक्सरसाइज से पहले खिलाफ एक्सरसाइज करानी, और उससे पहले ब्लड शुगर लेवल देखना, और बाद में ब्लड शुगर लेवल देखना। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है कि जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं, जो ऐसी दवाइयां जो क्या करती है, ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं जिसको। तो उसके अंदर आपकी एग्जांपल के अंदर आती है मेडिसिन मेटफॉर्मिन, 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 ठीक है, मेटफॉर्मिन इस प्रकार, और ग्लिपिटाइड, इस प्रकार की बहुत सारी दवाइयां होती है जो क्या करती है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करती है। तो एक एग्जांपल है मेटफॉर्मिन, तो वो क्या काम करती है, आपके जो ब्लड शुगर लेवल है उसको क्या करती है, कम करती है। उसके बाद में इंसुलिन थेरेपी, क्या है, इंसुलिन थेरेपी। पेशेंट को यदि जो ये आप बड़े मेडिकल मैनेजमेंट मुख्यतः जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वो टाइप सेकंड के अंदर मुख्यतः दिया जाता है, किसमें, टाइप सेकंड के अंदर ये दिया जाता है। और इंसुलिन थेरेपी ये मुख्यतः टाइप फर्स्ट के अंदर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ इंसुलिन कम है, आपको पता है, पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और यदि आपकी ये मेडिकल मैनेजमेंट टाइप सेकंड के अंदर सही नहीं है, मतलब प्रॉपर रूप से एक्शन नहीं कर पा रहा, तो आप इंसुलिन थेरेपी उसके अंदर भी दे सकते हो, ठीक है। आप अब बात करें इंसुलिन थेरेपी में भी इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन का रूप क्या होता है, सबक्यूटेनियस होता है, क्या होता है, सबक्यूटेनियस होता है, ठीक है। और मुख्यतः जो इंसुलिन है सबसे ज्यादा कहां पे एब्जॉर्ब होता है, आपको पता है, तो जो पेरिअम्बलिकल एरिया होता है एब्डोमिनल के ऊपर, वहां सबसे ज्यादा इंसुलिन एब्जॉर्ब होता है, सबसे ज्यादा इंसुलिन एब्जॉर्ब होता है। बाकी आप यहाँ डायरेक्ट मसल पे लगा सकते हो, और अदरवाइज थाई के ऊपर लगा सकते हो। तो इंसुलिन थेरेपी इस प्रकार आप देते हो, ठीक है। अब बात करें जो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, कि नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करोगे कि देखो जो डायबिटिक पेशेंट है उसका कंटिन्यूअस आपको ब्लड शुगर लेवल देखना है, खाने से पहले, ठीक है, खाने के बाद, ठीक है, उसको कॉम्प्लिकेशन के रिगार्डिंग आपको एजुकेट करना है, फैमिली को एजुकेट करना है, डायबिटीज मेलाइटिस से साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, तो जो भी सिम्टम है उससे एजुकेट करना है। तो ये जो आप डायबिटीज जो मैनेजमेंट है के रिगार्डिंग आप एजुकेट करोगे, ठीक है, ये जो मैनेजमेंट है वो आप नर्सिंग मैनेजमेंट के रूप में कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करें कॉम्प्लिकेशन, क्या है कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, एक तो देखो दो प्रकार से कॉम्प्लिकेशन होता है, एक होता है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट, और दूसरा होता है क्रोनिक। एक होता है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, दूसरा होता है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट तुरंत है ना, क्रोनिक लंबे टाइम बाद, ठीक है। एक्यूट के अंदर क्या आता है मेरे भाइयों, एक्यूट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल अचानक कम हो जाता है। डीकेए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और तीसरा होता है आपका FHNS,
हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपरऑस्मोलर, हाइपरऑस्मोलर, नॉन कीटोटिक, सिंड्रोम। इसके अलावा और आपको देखने को मिलता है डायबिटिक कोमा। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं ये एक्टिव कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है पेशेंट को, डीके हो सकता है, एचएचएनएस मतलब हाइपर ग्लाइसेमिक, हाइपरऑस्मोलर, नॉन कीटोटिक सिंड्रोम और डायबिटिक कोमा। अब इसको 1 बाय 1 पढ़े। ये क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब अचानक ब्लड शुगर लेवल का कम हो जाना। यदि जैसे कि मान लो पेशेंट जैसे डायबिटिक का है, अपन उसको इंसुलिन थेरेपी देंगे या हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे, तो अचानक यदि ब्लड शुगर कम हो जाए तो वो क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन होता है किसका? आपका डायबिटिक मेलेसिस का और इंसुलिन थेरेपी या हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का होता है। कि उसके बाद डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डीके ये क्या होता है? जैसे अपने टाइप फर्स्ट पढ़ा था उसमें अपने पढ़ा था कि जो एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी का वो क्या होता है? एनर्जी के रूप में टूटता है, जिसके दौरान क्या होता है? कीटोन बॉडी का निर्माण होता है। तो कीटोन बॉडी का निर्माण हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कीटोन बॉडी जो एसिडिक मीडियम का होता है जिसके कारण क्या होता है? एसिडोसिस, कीटोएसिडोसिस होता है डायबिटिक मेलेटिस के अंदर कीटोएसिडोसिस। उसके बाद में अब देखो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रहा है, उसके बाद क्या होगा? एचएचएनएस मतलब ये क्या होता है? टाइप सेकंड के अंदर होता है। किसके अंदर? टाइप सेकंड के अंदर हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? कीटोन बॉडी एब्सेंट रहेगी, कीटोन बॉडी एब्सेंट रहेगी, डिहाइड्रेशन बढ़ते रहता है कीटोन बॉडी। क्योंकि देखो हाइपोग्लाइसेमिया तो हो रहा है लेकिन हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक मतलब कीटोन बॉडी नहीं है और अचानक क्या हो रहा है? ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, अचानक ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है इसमें एचएचएनएस में। उसके बाद में डायबिटिक कोमा। डायबिटिक कोमा में क्या होता है? या तो अचानक ब्लड शुगर एक्सट्रीमली कम हो जाता है और या तो एक्सट्रीमली बढ़ जाता है, वो क्या होता है? डायबिटिक कोमा। तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं आपके एक्यूट के। और उसके बाद में क्रॉनिक के अंदर होते हैं 2 प्रकार के कॉम्प्लिकेशन। एक होता है मैक्रोवेस्कुलर, एक होता है मैक्रोवेस्कुलर और दूसरा होता है माइक्रोवेस्कुलर मैक्रोवेस्कुलर के अंदर क्या होता है? जो आपकी बड़ी बड़ी जो आर्टरियां होती है, वेस्कुलर मैक्रो मतलब बड़ी, उसके अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है मैक्रोवेस्कुलर, जैसे कि सीडी होगी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होगी, सीबीए हो गया, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया। ये किसमें देखने को मिलता है? आपको मैक्रोवेस्कुलर के अंदर। और माइक्रोवेस्कुलर के अंदर मतलब छोटी छोटी है आर्टरी, उसके अंदर जो माइक्रोवेस्कुलर आपको देखने को मिलता है। तो माइक्रोवेस्कुलर का अर्थ होता है इसके अंदर कौन कौन सी आती है? तो मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं। माइक्रोवेस्कुलर के अंदर ऊपर लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट वन आपको देखने को मिलता है रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी और तीसरा है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी ये कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती है माइक्रोवेस्कुलर के अंदर। माइक्रो मतलब छोटी है तो मुख्य है जो माइक्रोवेस्कुलर के अंदर कौन से कॉम्प्लिकेशन है? रेटिनोपैथी मतलब आपकी जो रेटिना है, जो ब्लड विजन हमने पढ़ा था क्लिनिकल में, वो क्यों हो रहा था? रेटिनोपैथी के कारण। न्यूरोपैथी मतलब आपकी जो किडनी के ऊपर इफेक्ट करेगा और न्यूरोपैथी मतलब जो आपके नर्व सिस्टम में या जो तंत्रिका है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, वो न्यूरोपैथी। ये 3 कॉम्प्लिकेशन होते हैं माइक्रोवेस्कुलर। तो इसी प्रकार अपना डायबिटीज मेलेटिस कंप्लीट हुआ। लेकिन मैंने यहाँ शॉर्ट रूप से अपन क्लियर, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इतना आप संक्षिप्त नहीं पढ़ सकते और जितना भी मतलब शॉर्टली और सब बताने की कोशिश मैंने की।